बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल साइंस का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम देखेंगे जो सबसे पहले हमारे पास फिलासफर हैं प्लेटो। प्लेटो के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे प्लेटो का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देखेंगे। और उसके बाद जो प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे फ़िलासफ़र किंग से क्या मुराद है, मतलब कि जो प्लेटो हैं उन्होंने फ़िलासफ़र किंग किसे कहा। उसके बाद फोर्थ वन है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स हैं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ वन है एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो। हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जो प्लेटो ने सबसे पहले दिया था उस वो क्या था और उसके कितने लेवल्स थे और कैसे पढ़ाया जाता था। उसके बाद जो लास्ट में हम देखेंगे प्लेटोज़ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो जो था उसका जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या था। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ही वॉज बोर्न इन 427 एडी इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। ये 427 ईस्वी में जो एथेंस की एक ग्रीक की एक सिटी स्टेट एथेंस थी वहाँ पर पैदा हुए। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ ग्रेट ग्रीक फिलासफर सोक्रेटी जो कि काफ़ी मशहूर थे उस ज़माने में, जिनका जो मेथड था डायलैक्टिक्स मेथड था उससे ये काफ़ी मशहूर थे। और उनके जो प्लेटो जो हैं ये उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी थे और उसके बाद उनके स्टूडेंट भी थे। ही वॉज आई विटनेस ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा इन विच स्पार्टा डिफीटेड एथेंस। और जो ज़िंदगी थे ये उस एरा में थे प्लेटो, जिस एरा में जो स्पार्टा और एथेंस हैं, दो सिटी स्टेट हैं, इनके दरमियान एक वॉर्स चल रही थी जिन्हें पेलोपोनेशियन वार कहा जाता है। और उसमें देखा गया कि कैसे स्पार्टा ने एथेंस को शिकस्त दी और जो प्लेटो थे वो इस चीज़ के आई विटनेस थे। तो ये उस दौर में वार्स चल रही थी। उसके बाद देखें, विद द कन्क्वेस्ट स्पार्टन्स एंटेड द डेमोक्रेसी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ओलिगार्ची। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर जंग ख़त्म हुई और स्पार्टन जो थे उन्होंने जीत लिया, उन्होंने शिकस्त दी किसको, एथेंस को। और सबसे पहले क्या किया, एथेंस की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और ओलिगार्ची में कन्वर्ट कर दिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओलिगार्ची एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर कुछ लोग गवर्नमेंट को संभाल रहे होते हैं। इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द ओलिगार्ची वाज ओवरथ्रोन एंड डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन 399 BCE द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज बिलव्ड टीचर सोक्रेटी। और फिर क्या हुआ कि जो ओलिगार्ची है उसे ओवरथ्रोन कर दिया गया और डेमोक्रेसी जो है वो 399 BCE में रिस्टोर कर दी गई। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उनके जो बिलव्ड टीचर थे सोक्रेटी, उनको एग्जीक्यूट किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि या तो वो कंट्री छोड़ के चले जाएं या फिर वो जहर पी लें। तो जो सोक्रेटी थे उन्होंने जहर पी लिया और उनकी यहाँ से एग्जीक्यूशन हो गई, जिसकी वजह से जो प्लेटो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उसके बाद इन्होंने एक एकेडमी लॉन्च की थी जिसका नाम दी एकेडमी था। द एकेडमी वाज लॉन्च्ड बाय हिम इन 385 BCE। और ये इन्होंने कब स्टार्ट की, 385 BCE में स्टार्ट की एंड ही वाज डाइड इन 447। अब आते हैं जी कि जो प्लेटो थे उनकी आइडियल स्टेट से मुराद क्या थी। तो सबसे पहले देखें कि प्लेटो एक ऐसी आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देना चाहते थे जो कि हर वक्त के लिए एलिजिबल हो, फॉर डेट विल बी आइडियल फॉर ऑल द पीपल एंड ऑल द टाइम। वो एक जनरल कंसेप्ट देना चाहते थे एक आइडियल स्टेट का, और जो कि पॉसिबल नहीं थी। ही वॉज एन आइडियलिस्ट जो कि जस्ट थ्योरीज पर बिलीव करते थे। ही कंसिडर्ड आइडियल स्टेट इज़ द पेनेशिया फॉर ऑल द क्राइसिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। और उनकी जो बुक थी, जो उनका फेमस वर्क था वो द रिपब्लिक थी। और उनके मुताबिक द रिपब्लिक में वो लिखते हैं कि जितने भी इल्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जितने भी वो वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, उन सब का एक ही हल है। और वो हल क्या था, द आइडियल स्टेट। और उसके बाद देखें, द आइडियल स्टेट शुड बी रूल बाय द फिलासफर किंग। आइडियल स्टेट कैसी आइडियल स्टेट होगी, एक ऐसी आइडियल स्टेट जिसको फिलासफर किंग रूल करेंगे। अभी हम देखेंगे आगे फॉरवर्ड जाकर कि फिलासफर किंग कौन है और कैसे बनते हैं। थर्ड वन, ही वांटेड टू गिव द आइडिया ऑफ बेस्ट एंड
फ्लॉलेस स्टेट विदाउट केयरिंग सच स्टेट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। मीन्स कि वो एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे कि जिसमें कोई भी खामी ना हो, और वो इस चीज़ को बुलाए ताक रखे हुए थे कि ऐसी स्टेट जो है वो बनाना पॉसिबल है या नहीं। जस्ट वो एक ऐसी थ्योरी देना चाहते थे ताकि एक ऐसी स्टेट बन सके थ्योरेटिकल, जो कि एक आइडियल स्टेट हो, जो उसमें कोई भी फ्लॉ या ड्रॉबैक ना हो। उसके बाद फोर्थ वन देखें, प्लेटो आइडियल स्टेट मीट आइडियल स्टेट फॉर ऑल द टाइम्स। ही हिमसेल्फ एडमिट्स दैट सच स्टेट वाज इम्पॉसिबल इन रियलाइजेशन। मतलब प्लेटो जो थे वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। वो ये चीज़ नहीं सोच रहे थे कि वो स्टेट जो है वो एकम्प्लिश या अचीव भी की जा सकती है या नहीं। और बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल फिलासफर्स ने जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है उसको अटोपिया का नाम दिया। मींस थिंग डेट वाज डिफ़िकल्ट टू रियलाइज्ड, जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो इन्होंने चीज़ की थी आइडियल स्टेट में, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स थे उनके अंदर जो प्रोमिनेंट या एलिमेंट था उसके एतबार से तमाम इंसानों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है। नो वन कैन मीट ऑल हिज डिज़ायर्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स, इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ मैंस नेचर्स। देखिए वो कहते थे कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया में अपनी सारी डिज़ायर्स को ख़ुद जो है वो पूरा नहीं कर सकता, और तमाम इंसानों को दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, और सब लोग जो हैं वो मिलकर ही चलते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है कि अपनी डिज़ायर्स की वजह से इन दिस वे द पीपल कम क्लोज़र फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स नीड्स। और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें आइडियल स्टेट में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का एक जिक्र है। मतलब कि जो प्लेटो हैं उन्होंने जितने भी इंसान थे स्टेट के अंदर, जितने भी लोग हैं उनको 3 स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया। जिसमें एक ग्रुप उन्होंने रखा जो कि लेबर क्लास थी, मतलब जो कि वर्कर्स थे, जो फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। दूसरा ग्रुप उन्होंने रखा जो कि सोल्जर्स होते हैं, जो कि मुल्क की हिफाजत करते हैं, डिफेंस करते हैं। और थर्ड उन्होंने गार्डियन क्लास रखा जो कि मुल्क पे हुकूमत करते हैं। और फिलासफर किंग वाज द हाईएस्ट एंड किंग ऑफ द स्टेट। और फिलासफर किंग कैसे बनेंगे, उन्होंने एक एजुकेशन की थ्योरी दी थी, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, देयर इज़ सम पार्टिकुलर एलिमेंट डोमिनेट इन सम पीपल। जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि हर शख्स जो है वो अपनी तमाम डिज़ायर्स को पूरी नहीं कर सकता। हर शख्स जो है वो हर काम नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर जो है एक एलिमेंट जो है वो डोमिनेट होता है। मतलब कि द पर्सन कैन परफॉर्म बेस्ट अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंसी ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन देयर सोल। वो कहते हैं ना कि द बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब। तो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जो है वो एक एलिमेंट जो है वो डोमिनेट होता है, और उसी एलिमेंट के मुताबिक वो बंदा जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि इंसान का जो सोल है वो 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। पहला है रीज़न, दूसरा है स्पिरिट, एंड थर्ड वन इज़ एपिटाइट। जिस इंसान के अंदर इन तीनों में से जो भी एलिमेंट जो है वो डोमिनेट होगा, वो इंसान अगर उसी पोस्ट पे या वही वर्क करे तो ही कैन परफॉर्म बेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिटाइट क्या होता है। एपिटाइट इज़ इरेशनल एंड एन एलाई ऑफ प्लेयर एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम विच स्प्रिंग लव, हंगर, थर्स्ट एंड अदर डिज़ायर्स। मतलब कि एपिटाइट जो है वो कहते हैं कि वो इंसान जो कि एक इरेशनल हो या जिसके अंदर डिज़ायर्स हो, जो कि स्प्रिंग या लवर या हंग उसके अंदर लव या हंगर या थर्स्ट इस किस्म की जिस चीज़ के अंदर चीज़ें डोमिनेट हों उसे एपिटाइट का क्लास कहा जाता है, या उसे कहा जाता है कि एपिटाइट जो एलिमेंट है उस पर डोमिनेट है। सेकंड वन इज़ रीज़न है। द एलिमेंट ऑफ रीज़न इज़ सुपर्ब insofar as it guides right action and creates बॉन्ड्स ऑफ यूनियन बिटवीन द मेंबर्स। कहते हैं जी कि रीज़न वो होता है कि जो फिलासफर किंग्स होते हैं उनके पास रीज़न्स होते हैं, उनका माइंड ज़्यादा काम करता है, वो यही लोग होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो स्पिरिट है। इट रिप्रेजेंट्स चाइवलरी, ऑनर एंड प्राइड। तो इन दोनों के दरमियान में आता है, सबसे टॉप पे रीज़न आता है, उसके बाद सबसे डाउन पे एपिटाइट आता है, और इन दोनों के दरमियान में जो एलिमेंट आता है ये स्पिरिट आता है। उसके बाद जस्टिस एंड स्टेट के बारे में क्या कहते हैं।
प्लेटो वो ये कहते हैं कि जस्टिस इन अ स्टेट तब होगा जब हर बंदा वही काम करे जिसकी जो कि एलिमेंट उसके अंदर डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जिसके अंदर एपिटाइट है तो वो बंदे क्या बनते हैं, वो वर्कर बनते हैं, वो फार्मर बनते हैं। उसके बाद जिनके अंदर रीज़न डोमिनेंट है वो लोग गार्डियन क्लास बनते हैं, वो किंग बनते हैं, वो मिनिस्टर्स बनते हैं। इसी तरह जिसके अंदर स्पिरिट है वो जनरल्स बनते हैं, वो सोल्जर्स बनते हैं, वो डिफेंस करते हैं कंट्री का। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के मुताबिक जो आइडियल स्टेट के अंदर जस्टिस सिस्टम है वो ये है कि हर बंदा जब अपना काम करेगा वही काम करेगा जो कि एलिमेंट उसके अंदर डोमिनेट है। मींस कि जब राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस होगा तो इस तरीके के मुताबिक क्या होगा कि उस स्टेट के अंदर जस्टिस जो है वो प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस एजुकेशन क्या है। रोसियो कहते हैं रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक जो कि सबसे मोनूमेंटल या कहते हैं इम्पोर्टेंट वर्क था प्लेटो का। रिपब्लिक इज़ हार्डली अ पोलिटिकल वर्ड एट ऑल बट इट इज़ द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन डेट एवर वाज रिटन। रोसियो के ये रिमार्क्स हैं किसके बारे में, जो रिपब्लिक जो कि फेमस वर्क था प्लेटो का उसके बारे में, कि ये एक हार्डली एक पॉलिटिकल वर्ब है वर्क है, और इसका जो ज़्यादा वर्क था वो किसके ऊपर था, वो एजुकेशन के ऊपर था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ मेंट फॉर बोथ द सेक्सेस, मतलब कि जो प्लेटो थे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे मेल्स और फीमेल्स में। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो सेम था फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ के लिए फॉर एजुकेशन। मींस कि जो फिलासफर किंग है वो भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। इसमें जो प्लेटो हैं उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इन थ्योरीज की वजह से प्लेटो को हम फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद देखें द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप करेक्टर एंड टू ट्रेन द माइंड। जो प्लेटो थे उनके मुताबिक जो एजुकेशन का पर्पज़ था वो था कि एक डेवलप करना करेक्टर को और उसके बाद माइंड्स को ट्रेन करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, मतलब जो प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था प्लेटो ने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया था। सबसे एक था जी एलिमेंट्री एंड दूसरा था हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में 3 फेजेस थे तो वो हम देखते हैं। जो पहला इस फेज़ था उसमें एज 3 to 6 के स्टूडेंट थे। इनको क्या पढ़ाना था, इनको मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ वगैरह पढ़ाई जानी थी। उसके बाद जो दूसरा स्टेज था वो 7 to 18 ईयर्स था। इनको मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ के साथ साथ जिमनास्टिक, रीडिंग, राइटिंग, म्यूजिक और पोइट्री वगैरह सिखानी थी। उसके बाद जो थर्ड फेज़ था जो कि 18 to 20, इसमें मोर जिमनास्टिक्स और उसके बाद ट्रेनिंग देनी थी। तो जो बेसिक जो एजुकेशन थी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें एलिमेंट्री लेवल था, उसके 3 स्टेजेस ये थे, जो कि पहला 3 to 6 था, दूसरा 7 to 18 था, थर्ड 18 to 20। तो एक्चुअली क्या होता था, यहाँ पर आके एलिमेंट्री लेवल कंप्लीट होता था और एलिमेंट्री के बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होती थी। मतलब कि जब 20 ईयर तक एक स्टूडेंट पहुँचता था, एक बंदा पहुँचता था, तो वहाँ पर एक एलिमिनेटिंग टेस्ट होता था। एलिमिनेटिंग टेस्ट में क्या होता था कि जो लोग पास करते थे टेस्ट को वो फर्दर आगे स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट कर दिए जाते थे, और जो लोग इस टेस्ट को फेल करते थे वो एपिटाइट, मतलब कि वो सोल्जर क्लास और वर्कर और फार्मर बन जाते थे। अच्छा, उसके बाद दोज हु फेल्ड वर टू बिकम सोल्जर्स एंड वॉरियर्स। उसके बाद देखें ब्राइटर आर सिलेक्टेड फॉर कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट, और इनमें जो ब्राइटर होते थे उनको स्टेट क्राफ्ट के वर्क के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता था। और फिर एट द एज ऑफ 30 अनदर एलिमिनेटिंग टेस्ट इज़ हेल्ड, दोज हु स्केयर लेस पोजीशंस इंटर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। मतलब कि हायर एजुकेशन क्या होता था कि 20 से लेकर 30 साल तक एक और एजुकेशन का टेन्योर गुजरता था, और 30 साल की एज में फिर जाके एक एलिमिनेटिंग टेस्ट होता था। जो लोग इस एलिमिनेटिंग टेस्ट को पास कर जाते थे वो फर्दर एजुकेशन के लिए जाते थे, और जो लोग इसको फेल कर जाते थे वो क्या कहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर इंटर हो जाते थे। उसके बाद देखें यहाँ पर दोज हु सिक्योर सुपीरियर पोजीशन इन द स्टडी कंटिन्यू स्टडी फॉर द अनदर 5 ईयर इन डायलेक्टिक्स एंड लेटर इन एथिक्स। मतलब कि जो लोग 30 साल की एज में जो एलिमिनेटिंग टेस्ट होता था उसको क्वालिफाई कर जाते थे, तो उसके बाद 5 साल के लिए मज़ीद जो है वो डायलेक्टिक्स और एथिक्स को स्टडी करते थे। नेक्स्ट देखें एट द एज ऑफ 35
और फिर क्या होता था कि 35 ईयर की एज में इनदर एक टेस्ट होता था। उसमें जो सक्सेसफुल लोग होते थे वो क्या कहते थे, उन्हें सिविल और मिलिट्री जो टास्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, वो असाइन की जाती थी अगले 15 सालों के लिए। और उसके बाद 15 साल के बाद जो लोग कामयाब होते थे अपने असाइंस को ब्राइटली कंप्लीट करने में, तो वो लोग फिलासफर किंग कहलाते थे। और एट द एज ऑफ 50 बिकम रूलिंग गार्डियंस। और 50 साल की उम्र में जो है वो लोग जाकर क्या करते थे कि फ़िलासफ़र किंग बनते। और ये थी हायर एजुकेशन या थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी, थ्योरी ऑफ फ़िलासफ़र किंग थी किसकी, प्लेटो की, जिसमें वो कहते थे कि एक शख्स जो है वो जब 50 साल की उम्र में जब वो सारे मरहल पास कर जाएगा उसके बाद जाकर वो एक फ़िलासफ़र किंग बनेगा। तो यहाँ पर से आइडिया इमर्ज हुआ था फिलासफर किंग का। अब देखते हैं कि जी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या थी। प्लेटो ने दो थ्योरीज दी थी, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में क्या था, उसमें प्लेटो कहते थे कि जो भी गार्डियन होंगी उनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और कोई भी लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब कि वो कहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या लैंडेड प्रॉपर्टी होती है इज़ द सेंस ऑफ, ये प्रोड्यूस करती है अफेक्शन का सेंस। और इससे क्या होता है, दे आर प्रोवाइडेड, तो उनके पास मतलब जो भी गार्डियंस होंगे उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब कि उनके जो प्लेटो हैं उनका मानना ये था कि जब बहुत ज़्यादा अख्तियारात और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक शख्स के हाथ में दी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि इनजस्टिस होगा, करप्शन प्रिवेल करेगी। तो करप्शन को रोकने के लिए प्लेटो जो है उसने ये थ्योरी दी थी कि कोई भी गार्डियन जो होगा उसकी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। उसके बाद वो कहता था देव आर प्रोवाइडेड एवरीथिंग बाय स्टेट, उनको हर चीज़ जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम मोनोपोली ऑफ पावर इन वन हैंड काजेज करप्शन एंड डीमोरलाइज द सोसाइटी। उसके बाद दूसरी चीज़ें देखें कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के बारे में क्या कहता चाहते हैं जी कि गार्डियन क्लासेस डू नॉट हैव देयर प्राइवेट फैमिली। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जो गार्डियन क्लासेस होंगी उनकी अपनी कोई फैमिलीज़ भी नहीं होंगी। फैमिलीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फैमिली मीन्स द परमानेंट रिलेशनशिप विद वन वाइफ। तो यहाँ पर देखें वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस आर द सोर्स ऑफ पर्सनल अटैचमेंट, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। कहते हैं जी कि जो फैमिली होती हैं, जो वाइफ्स और बच्चे होते हैं, वो किसी भी शख्स के जो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन होते हैं उसके रास्ते में रुकावट होती है। सो कोई भी जो गार्डियन क्लास का बंदा होगा उसकी कोई भी जो है वो फैमिली नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टेट, जो उनकी मैटिंग होगी, जो बच्चे होंगे वो स्टेट कंट्रोल होंगे। मतलब कि स्टेट ही डिफ़ाइन करेगी कि किस मेल को की मैटिंग किस फीमेल के साथ करवानी है। और उनके जो बच्चे होंगे वो बेस्ट प्रोड्यूस होंगे और उनके लिए भी जो है उनको स्टेट जो है उनको प्रोड्यूस करेगी, उनकी ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर जो है देखें ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी प्लेटो की रिगार्डिंग द फैमिलीज़। और यहाँ पर देखें इसके लिए स्टेट कंट्रोल सिस्टम होगा मेटिंग का, जिसमें सूटेबल पेरेंट्स देखे जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट देखी जाएगी जो टू प्रोड्यूस बेस्ट टाइप ऑफ चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखें थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में पहले हम देखेंगे कि सोक्रेटी के दौर में कुछ प्रिवेलेंट थी थ्योरीज पुरानी, जो कि पुराने सूफ़ी थे, जिसमें एक थे जी सेफलस। सेफलस जो कि थे टोटलियनिस्ट थे। इनकी थ्योरी थी कि जस्टिस इज़ स्पीकिंग ट्रूथ। तो यहाँ पर देखें ये सोक्रेटी की बात चल रही है कि उनके दौर में जो थ्योरीज चल रही थी, जो सबसे पहले थे कि जस्टिस, उनसे पूछा गया क्या है तो सेफलस ने जवाब दिया जस्टिस इज स्पीकिंग ट्रुथ एंड पेंग्स वन डेप्ट्स। तो सबसे पहले जो स्पीकिंग ट्रुथ वाली बात तो ठीक है, और द सेकंड वन पेंग्स वन डेप्स पे सोक्रेटी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप एक बंदे से गन जो है वो उधार लेते हैं, जब आप वापस आते हैं आपको पता चलता है वो बंदा पागल हो चुका है और वो किसी को कत्ल करना चाहता है। तो अगर आप उसको वो गन वापस करेंगे तो हो सकता है वो किसी को कत्ल कर दे, तो दिस इज़ नॉट जस्टिस। उसके बाद पॉलीमार्कस से पूछते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय जस्टिस। वो जवाब देते हैं जस्टिस इज़ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग गुड विद वन फ्रेंड एंड हार्म टू वंस एनिमीज़। कहते हैं कि किसी अच्छे के साथ अच्छा करना और बुरे के साथ बुरा करना। अब यहाँ पर एनिमीज़ के साथ बुरा करना, पॉलीमार्कस जो थे वो सेफलस के ही बेटे थे। तो यहाँ पर जो है वो सेक्रेटी कहते हैं कि डूइंग गुड विद वन फ्रेंड तो वाली बात तो ठीक है, लेकिन एंड हार्म वंस एनिमीज़, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसका दुश्मन कौन सा है और दोस्त कौन सा है, इस तरीके से जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा।
उसके बाद वो थ्रेसिमेकस एक सूफ़ी थे जिनसे पूछते हैं व्हाट इज़ जस्टिस, तो वो जवाब देते हैं जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जो जस्टिस है वो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर है। और वो कहते हैं जस्टिस मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ पर देखें इनजस्टिस, फिर वो कहते हैं इनजस्टिस इज़ बेटर देन जस्टिस बिकॉज फार्मर ब्रिंग्स विजडम स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। कि जो इनजस्टिस है वो जस्टिस से बेहतर है, क्योंकि जो इनजस्टिस है उससे हैप्पीनेस और विजडम और स्ट्रेंथ आती हैं, हैप्पीनेस आती हैं। तो यहाँ पर भी जो सोक्रेटी हैं वो कहते हैं नहीं जी आप गलत हैं, क्योंकि जस्टिस जो है उसी से सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस आती है, विजडम आती है और स्ट्रेंथ आती है। अब आते हैं जस्टिस सिस्टम ऑफ प्लेटो की। तो प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस ये थी, उनकी जो रिपब्लिक है उसको जो टाइटल दिया गया था वो भी दिया गया था क्या, कंसर्निंग जस्टिस, जो टाइटल है रिपब्लिक की बुक का। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम जो प्लेटो के मुताबिक जस्टिस क्या है। प्लेटो के मुताबिक जस्टिस है डिवीजन ऑफ लेबर एज बेसिस ऑफ स्टेट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इंश्योर जस्टिस। अभी हमने बात की थी कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस हैं उसके तहत जो लोग काम करेंगे जब, तो वो जस्टिस जो है वो प्रिवेल करेगा सोसाइटी में। जस्टिस इंश्योर प्रिवेलेंस टू अदर वर्च्यूज़। जस्टिस मेक्स अ पर्सन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। और जस्टिस ही है जो वो एक पर्सन को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट बनाता है। फिर प्लेटो कहते हैं इज एवरी पर्सन इज डोमिनेटेड बाय वन ऑफ थ्री बेसिक इम्पल्सेस एपिटाइट स्पिरिट रीजन। जस्टिस विल बी सिक्योर्ड इफ ही लाइज अ लाइफ इन विच हिज प्राइमरी इम्पल्सेस इज मेड टू सर्व द कम्युनिटी। मतलब कि जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि जस्टिस सिर्फ तभी प्रिवेल करेगा जब कोई भी शख्स वही काम करेगा कि अकॉर्डिंग टू देयर इम्पल्सेस एंड अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट विच इज़ डोमिनेट इन द सोल ऑफ द मैन। तो हर बंदा जब अपने बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब होगा तब जाकर जस्टिस जो है वो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करेगा। इसके बाद देखते हैं कि जो जस्टिस जो प्लेटो था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। इवन के जो प्लेटो थे जो कि अरिस्टोटल थे, जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, जिन्होंने तकरीबन 20 साल तक प्लेटो की एकेडमी में पढ़ा था, उन्हें भी कहा जाता है बेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। उन्होंने भी प्लेटो की थ्योरीज़ पर जो है वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया था। इनमें जो क्रिटिसिज्म की वजूहत थी उनमें सबसे पहली क्या थी जी कि आइडियल स्टेट इज़ अ मिथ। मतलब कि जो आइडियल स्टेट जो कि प्लेटो बनाना चाहते थे वो रियल में इम्पॉसिबल थी। रियल्स में ऐसी कोई भी स्टेट बनानी इम्पॉसिबल थी कि जिसमें कोई भी फ्लॉलेस ना हो, फ्लॉलेस कोई भी फ्लॉ ना हो। मतलब कि एक फ्लॉलेस स्टेट जो कि आइडियल स्टेट थी, जो कि फ़िलासफ़र किंग रूल करे, तो ये चीज़ें जो थी वो इम्पॉसिबल थी, इनकी कोई प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं थी। ये सारी चीज़ें क्या थी, आइडियलिस्ट थी, आइडियल्स थी। नेक्स्ट थी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इम्पॉसिबल। मींस के वाटर टाइट जो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी थी, मींस के गार्डियंस क्लास की उसी की तरह आर्टिसंस क्लास की। तो इस तरीके से क्या होगा, जो गार्डियन क्लास हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी और जो आर्टिसंस क्लास हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमेशा के लिए वर्कर्स ही रहेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि वो कभी भी अपनी हालात को, लाइफ को बेटर नहीं कर सकते, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, वो गार्डियन क्लास की तरफ नहीं आ सकते। तो इस तरीके से क्या होगा, जो स्टेट होगी वो टू हॉस्टाइल्स कैंप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनमें एक गार्डियंस कैंप होगा और एक नॉन गार्डियंस होगा। इसी तरह इसी वजह से जो प्लेटो है उसको फाउंडर ऑफ टोटलिटरिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद नैरो कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन था। नैरो कंसेप्शन कैसे था कि जो गार्डियन क्लासेस हैं वो तो हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि लोअर क्लासेस हैं, जो वरियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बेस्ट हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। और इस तरह जो एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट है वो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था प्लेटो को। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ मासेस पे जो डिसबिलीफ था प्लेटो का, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट था फ़िलासफ़र रूलर्स एट सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे था कि जो फ़िलासफ़र रूलर होगा, जो फ़िलासफ़र किंग होगा, वो जो रूल बनाएगा वही लॉ होगा। और उसके बाद जो जितने भी रूल्स होंगे जो कि फ़िलासफ़र किंग बनाएगा, वो रूल्स उस फ़िलासफ़र किंग पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। मतलब कि जो फ़िलासफ़र किंग होगा वो तमाम रूल और रेगुलेशन से बालातर होगा। इसका मतलब है कि जो प्लेटो हैं वो रूल ऑफ लॉ के हक़ में नहीं थे, बल्कि रूल ऑफ फ़िलासफ़र किंग के हक़ में थे।
फिलासफी एंड किंगशिप, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज़ किया फिलासफी इज़ अनदर थिंग एंड द किंगशिप इज़ अनदर थिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट फिलासफर हो वही बेस्ट किंग हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जी कि हर किंग जो है वो बेस्ट फिलासफर हो। फिलासफी इज़ अनदर थिंग एंड किंगशिप आर टू अनदर थिंग। उसके बाद जो एजुकेशनल करिकुलम था वो इनसफिशिएंट था, रूलर्स के लिए, मतलब कि एक बंदा प्रैक्टिकल एंड एजुकेशन में फ़र्क था। ये सारी थ्योरेटिकल वर्क्स करके एक बंदा जो है वो रूलर तो बन सकता है लेकिन बेस्ट रूलर नहीं बन सकता। दिस इज़ इनसफिशेंट। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स भी इम्पॉसिबल है कि कैसे एक, मतलब वो कहते हैं चाइल्ड ऑफ ऑल गेट द लव ऑफ नो वन। तो इस तरीके से जो फिर अरिस्टोटल ही कहते हैं कि जो चाइल्ड्स एंड वाइफ्स आर द सोर्स ऑफ सेंस ऑफ अफेक्शन, और इस तरीके से कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स विल डिस्ट्रॉय द बेसिस ऑफ द स्टेट। तो इस तरीके से कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये चीज़ें थी जो प्लेटो हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।